प्रणाम। सत श्री अकाल। 23 मार्च, 23 साल हमारी जिंदगी के एक यादगार दिन माने जाएंगे, जिसको शायद हम अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं कर पाएंगे, जिसने हमें एक स्वतंत्र देश में रहने की, अपनी आवाज़ बुलंद करने की का हमको हिम्मत दिया, और उसका हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपने जीवन दिया। उस छोटे से बच्चे की आज हम आपसे बात करेंगे, ताकि आप हम शायद आज़ादी का महत्व भूल गए हैं। हम हमेशा कहते हैं हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हज़ारों तरह की चीज़ें हम गिनाते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारी ज़िंदगी में हमने क्या नहीं किया, और इतने से दिन अब हमारे बचे हैं, उसमें हमने आगे क्या हमने मिस कर दिया है, कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज मैं एक जो कैरेक्टर के विषय में, 3 कैरेक्टर हैं, उनके विषय में आपसे बात करूँगी। तो जो 23 का जो गणित है, आपको समझ में आएगा कि कितने सशक्त थे, और भगवान ने उनको उनका जो जीवन दिया, उसको जो 23 मार्च 31 को जो इस दुनिया से जो गए, तो उस सूरज को जो अंत उनको सामने को जो उन्हें अंत देखा, उस सूरज को उगने में 16 साल लगे, और 1948 में हम अपनी आज़ाद हवा में, खुली हवा में सांस ले सके। तो उसका सूत्रपात के विषय में बताऊंगी कि 28 सितंबर 1907 को एक बच्चे का जन्म होता है। वो दूसरा माँ बाप का दूसरा बच्चा रहता है पंजाब के लायलपुर ज़िले में, जो आजकल पाकिस्तान में चला गया था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमारे देश की, हमारी भारत माता के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, और उसमें भी हजारों लाखों जख्म फिर भी बचे रह जाएंगे। ये आज भी हमारे शरीर पे रोज हमें याद दिलाते हैं। ये बताना चाहती हूँ। तो बंगा गांव था, उसमें एक बच्चे का जन्म होता है, जिसको हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं, और जिसने हमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। वो हिंदुस्तान की सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे, जिसको 1929 में जो बनाई गई थी, उसका कारण था। वो बचपन से ही अपने घर में इनकलाब का, उस समय चूंकि अंग्रेजों का अत्याचार, फर्स्ट 1857 की जो क्रांति हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी और तात्या टोपे, इन लोगों ने जो लड़ी थी, एक आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा था, और पहले से ही मुगलों के अत्याचार सहते आ रहे थे, ऊपर से ये नया शुरू हो गया था। तो उससे एक आज़ादी की भावना लगातार चल रही थी। लोग मर रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, गरीबी में जी रहे थे, सुविधा नहीं थी, भूखे प्यासे उसमें भी देश के टुकड़े कर रहे थे, तरह तरह के नियम लादे जा रहे थे। तो ऐसे ही होता है कि वो बंगाल में जब विभाजन करते हैं 1905 में, तो वहाँ पे बंगाल में भी दंगे हो जाते हैं, और लाला लाजपत राय जो रहते हैं, वो उसके स्वराज का आंदोलन का, जो इनने जो नए नए नियम ले आए थे, उसका विरोध करने के लिए लाहौर असेंबली में जब भाषण दे रहे थे, उसी समय दो पक्षों में आपस में कहासुनी हो जाती है। एक पक्ष उसको दबाने की कोशिश करता है, आपस में पुलिस लाठी चार्ज करती है, ऊपर लाला लाजपत राय को इतनी भयंकर लाठी चार्ज हो जाती है कि वो वहीं घायल हो गए थे, और उसके बाद में वो खत्म हो गए। इस बात से ये तीनों जो थे बहुत दुखी थे। तीनों दोस्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह, तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में बंद हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे बहुत अत्याचार होता है। वहाँ वो देखते हैं कि गरीब और जो निर्दोष लोगों को बंद किया हुआ है, खाना नहीं देते हैं, दिन भर काम करते हैं, और कैदी के कपड़े पहनाए रहते हैं। जबकि ये राजनीतिक बंदी इनको लिया था, तो राजनीतिक बंदियों को उनकी शर्त होती है कि आप वो कैदी के कपड़े नहीं पहनाएंगे, हथकड़ी नहीं लगाएंगे, और हमसे बराबर बात की जाएगी, न्याय के विचार विमर्श किया जाएगा। वो तो कुछ नहीं करते हैं, ऊपर इनको बंद रख देते हैं। इसी समय इनके जो भाई था, उनकी जो भाई का वो भी बम बनाते हैं, और टेस्टिंग करते समय वो खत्म हो जाते हैं। बड़े भाई थे, 2 भाई थे भगत सिंह,
तो उनकी वाइफ़ थी दुर्गा देवी, उनकी भाभी थी, वो भी बड़ी दुखी रहती है, वो भी इनकी पार्टी में शामिल हो जाती है अंग्रेज़ों के खिलाफ में। और क्योंकि संडरसन ने जो शूटिंग किया था वहाँ पे, तो उसके 1919 में जलियांवाला बाग में वो होता है, इकट्ठे होते हैं इसका विरोध करने के लिए कि इन्होंने ये किया है करके। उस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी थी, तो उसमें इकट्ठे हो रहे थे बैसाखी मनाने के लिए और वहीं विचार-विमर्श करेंगे। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे जलियांवाला बाग बोलते हैं जिसको, गोली मारी इनने। एक तरफ से मशीन गन लगा के, एक सिंगल 10 फीट की गैलरी है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर ली और अंग्रेज़ सैनिक लाए उसने। और जनरल डायर ने नॉन स्टॉप फायरिंग करके 400 लोगों को मारा, तो वो कुएँ में वहाँ पास में डर के मारे गिर गए और करीब 2000 लोगों के निशान दीवार पे लगे हुए हैं, कुछ लेटे हुए पड़े पाए गए। अब भगत सिंह जो स्कूल गए हुए थे, वहाँ से आए, जब हल्ला-गुल्ला सुना आते हैं, वो यहाँ आते हैं, तो देखते हैं तो खून से लथपथ लोग पड़े हुए हैं, कराह रहे हैं, अपनी उठा के ले जाते हैं, एम्बुलेंस में सहायता करते हैं। उस समय वो 11 साल के बच्चे थे, छोटे से, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। एक बोतल में वहाँ से खून में सनी हुई मिट्टी को लाके रखते हैं, अपने आँगन में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका प्रण लेते हैं उस दिन। और उनके साथ और भी लोग लेते हैं कि जब तक हम इनकी मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और इसके लिए वो अपनी इन्कलाब, एक पार्टी बनाई जाती है, HSRS, सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो बनाई जाती है, वो बनाते हैं। और फिर ये एक बम लेके असेंबली में जाते हैं, क्योंकि अपनी बात वो प्यार से सरकार को रखते हैं, तो सरकार सुनती नहीं है। तो ये एक बम बना के असेंबली हॉल के बीच में फेंकते हैं और स्वयं सरेंडर कर देते हैं। बाद में उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, हम इसलिए किए थे कि सरकार हमारी बात को सुने, हमें विचार-विमर्श करे कि हम चाहते क्या हैं। उनको तरह-तरह के मर्डर और उसके केस में, वो जो लाहौर में जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें मर्डर में उसको करके, और धारा 121 और 302 के तहत वो उनको बुक कर लेते हैं। और काफ़ी विरोध होता है जब लोग जानते हैं उनको, तो इतनी कम उम्र में इतना अत्याचार देख के लोग सब दुखी रहते हैं। कारण क्या है, शुरू से ये तीनों लोग वहाँ पे जब जेल में बंद थे, तो गरीबों का दुःख दर्द देखते थे, तो उनके लिए खाना माँगते थे। एक बार तो 16 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। इतनी भूखे थे कि खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसी दिन पेशी होती है, जब कोर्ट में जाते हैं, खड़े नहीं हो पा रहे थे। तब भी वो जाके वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उन्हें इन्कलाब ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं वो इस तरह से। और लोगों के लिए वो करते हैं। और फिर आते हैं तो सरकार उससे दहल जाती है और मुश्किल से उनको 16 दिन बाद उनको खाना नली से नाक में पानी लिक्विड खाना डाल के उनको उससे उठाती है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यदि ये ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे, तो हमारी को यहाँ शासन करना रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता का ओपिनियन उनके उसमें था। अब उनकी माँ ये सब देखती है तो सोचती है, उनसे बोलती है कि तुम शादी कर लो, यहाँ पे ये क्यों करते हो, यहाँ मत करो। तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसे गुलाम देश में मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसी गुलामी से तो मौत की दुल्हन मैं नहीं ला सकता। ये शादी करूँगा तो वो मौत होगी मेरी, ये बोल के वो शादी कर डिनाई कर देते हैं। और आज़ादी ही मेरी एक दुल्हन है बोले, मैं आज़ादी पाके ही अपने आप को धन्य पाऊँगा, ये अपनी माँ को वो जवाब देते हैं और शादी नहीं करते हैं। फिर उनकी भाभी थी जो उनकी वाइफ़ बन के आके कई बार उनको छुड़ाने की कोशिश करती है, 1-2 बार बाहर भी निकाल के लाई वो उनको। एक बार फिर वो अरेस्ट हो जाती है, तो वो भी जेल में बंद हो जाती है। दुर्गा देवी उनका नाम था, 1928 की बात है वो। तो वो भी इनके साथ ही वो जब पूरा परिवार लग जाता है। इनके साथी थे फणीन घोष और ये थे हंसराज बोहरा। फणीन घोष, जयपाल घोष, हंसराज और मनमोहन बनर्जी। ये 4-5 जो दोस्त थे, ये क्या होते हैं, ये भी अरेस्ट होते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, वो भी भाग गए थे जेल से। इनकलाब का जब ये लाठीचार्ज हुआ था, तो उनको भी, चूँकि अब एक को अरेस्ट कर लिया तो पता कर लिए थे, तो ये 10-12 लोगों को आज़ाद मैदान वहाँ से इलाहाबाद से पकड़ के लाती है। पर चंद्रशेखर आज़ाद अरेस्ट होने से बेहतर अपने आप को गोली मार के ख़त्म हो जाते हैं और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो मैंने बताया, फणीन घोष, जयपाल घोष और हंसराज बोहरा,
मनमोहन बनर्जी, ये 4 लोग बागी हो जाते हैं। ये उनके शामिल थे, बम के असेंबली में शामिल थे, वहाँ भी थे, और वो स्वराज का जब आंदोलन में थे, वहाँ भी थे, लेकिन ये दगाबाज थे। इन्होंने सरकारी गवाह बन के और पूरा उनको सरकार का साथ दिया। सरकार ने इस उससे, और उनने जो पंपलेट फेंका था उसमें जो अक्षर का मिलान किया, तो बोले एक ही आदमी के ये इनकी हैंड राइटिंग है करके उसको भी सबूत ले लिया। इसमें एक नाम और आता है, खुशवंत सिंह के फादर जो थे शोभा सिंह, जो बिल्डर का काम करते थे उस समय लाहौर में, पैसे वाले थे और अंग्रेजों के साथ उनका उठना बैठना था। तो उनने भी इनके भगत सिंह के अगेंस्ट में गवाही दे दी, और भगत सिंह ने अपना कोई वकील नहीं रखा था, और बटुकेश्वर दत्त का जो रखा था, दूसरे ने राजगुरु का उनका वकील रखा था, इस तरह से। और ये अपने अकेले ही पैरवी करते रहे और सरकार को जवाब देते रहे कि हम कोई राजनीतिक कैदी नहीं है, हमने कोई नहीं किया है, हम सिर्फ आपको अपनी बात रखना चाहते थे बताने। सरकार एक नहीं मानी, और आनन फानन में क्या करती है उनको 23 मार्च 23 मार्च सुबह 1931 को फांसी डिसाइड होती है। लेकिन सरकार को इनको ये पता था कि यदि हमने इनको सुबह फांसी दिया तो तब तक इनकी सबकी तैयारी हो गई है और ये लोग विद्रोह कर देंगे उनको लेके जगह जगह। तो शाम को ही अचानक 5 बजे इनको बोलते हैं सब अपनी अपनी कोठरी में चले जाओ, और वहाँ ले जाके इनको 2 घंटे के अंदर करके ले जाके शाम को 7 बजे फांसी दे जाती है। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने क्या किया, बाहर अस्थि उनकी देना तो दूर की बात है, उन्होंने पीछे से दीवार तोड़ के ले जाके एक जो कचरे का ट्रक होता है उसमें लाते हैं, तीनों की लाश पटकते हैं और ले जाके पीछे में उसके नदी के किनारे ले जाते हैं, सतलज के किनारे। क्योंकि रावी में पानी कम था तो उनको लगा कि ये सबूत मिल जाएंगे करके वो सतलज के किनारे ले जाके वहाँ पे और जलाते हैं रहते हैं। किसान वगैरह देख लेते हैं उनको और तुरंत लोग भीड़ इकट्ठी होती है और अंग्रेज उनसे डर के मारे भाग जाते हैं, और फिर वो उनकी बॉडी ले जाते हैं उठा के और ले जाके उनको लाहौर में ले जाया जाता है। वहाँ जुलूस निकालते हैं, काले कपड़े पहन के सारी औरतें रोती गाती निकलती हैं और जेंट्स भी हाथ में पट्टी, काली पट्टी बांधे हुए जुलूस निकलता है। अल्टीमेटली उनको वो है, उनका अंतिम संस्कार उनका किया जाता है, वहाँ पे सम्मान से किया जाता है। और राजनीतिक विद्रोह ना हो जाए करके वो उनको वो करते हैं, तो पर वो शांत हो जाता है मामला, वो दुखी हो जाते हैं इस तरह से। तो उनको चूँकि फर्जी इल्ज़ाम, यदि गांधी जी ने उनका साथ दिया होता, नेहरू गांधी ने, उन्हें एक जगह उनकी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि यदि मुझे गांधी और नेहरू को धन्यवाद देना कि उन्होंने मेरी तरफ से कोशिश की मुझे बचाने की, ये शब्द उन्होंने कहा था। गांधी जी शायद अंग्रेज़ों को दबाव बनाते, क्योंकि अनशन पे बैठ जाते यदि गांधी जी, तो शायद उनको बचाया जा सकता, और उन्हें धोखे से जो सुबह ना देके उनको शाम को धोखे से दिया और धोखे से जला के वो मामला ख़त्म करना चाहते थे, तो ताकि वो हो सके। बटुकेश्वर दत्त का केस, आसिफ अली जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनने केस लड़ा था और हंसराज बोहरा उनके गवाह बन गए थे। उनके बटुकेश्वर दत्त के सरकारी गवाह बने थे, उनके अगेंस्ट में हो गए थे, जबकि ये दोस्त थे और फांसी दिलाने वाले वकील थे सूर्य नारायण शर्मा थे, जो जिनने इनकी फांसी की उस पर साइन किया थे। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो मनुष्य स्वार्थी होता है। यदि थोड़े से सबूतों के साथ उनको बचाए जा सकते थे, किसी तरह से आर्गूमेंट देके यदि किए होते, और ये गवाही नहीं देते, खुशवंत सिंह के जैसे फादर ने भी गवाह दिया, तो ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो किया उससे इन्हें एक स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी लगा दी, और ये जो चिंगारी लगी थी एक आज़ादी के में बदल गई उसके बाद में। तो उसमें कुलदीप नैयर ने भी कहा, उसमें कहा है, इस संबंध में लिखा है कि ये उनके अंग्रेजों ने अपने अंत की एक कथा लिख दी थी, है ना। और ये वहाँ क्यों नहीं जलाया था, उनको ये लगा था कि जेल में यदि हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे तो जो कैदी हैं वो ऐसे ही इंकलाब का नारा लगा रहे थे, तो वो इकट्ठा विद्रोह कर देंगे शव को देख के, इसीलिए उनने
वहाँ न जला के नदी के किनारे, लेकिन वहाँ भी वो पकड़े गए और वो हुए, और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी शहादत की वजह से ब्रिटिश संस्कार का अंत का एक कारण बना, और उनका सूर्य अंत हुआ 48 में अंत हुआ, जो इनने अभी 3 लोगों की ये शहादत से शुरू किया था। यहाँ से ये इनका, तो वो क्योंकि मुक्त भारत के इनके विषय में, भगत सिंह के विषय में कहा जाता है कि वो एक ट्रू सेकुलर थे, गरीब के, बिना जाति धर्म शोषण के, बिना गरीबी के एक समाज की कल्पना करते थे। वो योद्धा थे, एक तरह से फायर फाइटर थे, स्ट्रॉन्ग विल वाले थे, और मुक्त भारत का सपना देखते थे, और वो देखते थे कि मैं एक ना एक दिन जरूर आएगा जब मैं मुक्त भारत में स्वच्छ हवा में सांस लूंगा, ये उनका कल्पना था। इसीलिए उनने 16 दिन तक उपवास भी किया था गरीबों के लिए। तो ये उनके चरित्र को बताता है कि वो छोटा सा एक बच्चा है, कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर था। उसने 16 दिन अपनी जान पे बन गई थी, अंग्रेज घबरा गए थे, तब ना नली से उनको पानी और वो डाला गया, नहीं तो वो उनके लिए लगा कि हमें ये हमारी मौत का ये कारण बनेगा, इस तरह से। तो 31 मार्च 1940 को माइकल डायर को फिर ऊधम सिंह गोली मारते हैं, क्योंकि इनने जलियांवाला बाग कांड के निर्दोष लोगों की जो हत्या की थी। तो ऊधम सिंह भी ये देख रहे थे, और उनने उसमें संगरूर में इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर को, और बैसाखी को 99 में बैसाखी के दिन ये जब जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल को होता है, तो वहाँ मारे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनने भी देखा था, इनसे थोड़े ही बड़े थे, वो फिर जाते हैं जर्मनी होते हुए इंग्लैंड जाते हैं, और वहाँ किराए से मकान लेते हैं, वहाँ पिस्तौल लेते हैं, इनके मूवमेंट करते हैं, और जनरल डायर को गोली मारते हैं। उनके पास 6 गोली थी, लेकिन 2 ही गोली मारते हैं। जब उनको कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि आपके पास 6 गोली थी, आपने 2 ही क्यों चलाई? तो बोले वहाँ महिलाएं खड़ी थी, और हमारा देश और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हम निहत्थे लोगों को नहीं मारते हैं, ये कह के उन्होंने कहा। लेकिन अंग्रेज जज थे, उन्होंने 40 में उनको 13 मार्च 40 को माइकल डायर को गोली मारे थे, तो उनको 40 में उनको फांसी दे दी। ऊधम सिंह को भी इंग्लैंड में ही फांसी दे दी गई। उसकी जो अस्थि अभी 71 के वार के बाद हमारे यहाँ जुलाई 71 में वो हमारे यहाँ उनको अस्थि अब जाके दी है उनने। इस तरह से ये साम्राज्यवाद का एक अंत हुआ। तो अब स्टोरी ये मेरा बताने का ये मतलब था कि एक छोटा सा बच्चा है जो अत्याचार देख रहा था, और लगातार जो छोटा सा 11 साल का बच्चा कितना मासूम होता है, आप कल्पना कीजिए। उसने देश की आज़ादी का बीजारोपण किया, और अंतिम समय तक जब वो उनके वकील और वार्डन उनने रो दिया, आंखों में बताया, चरण सिंह उनका नाम था, और एक सांसद ने भी पूछा तुमने अपना केस क्यों नहीं लगा, वकील क्यों नहीं लगाया, ठीक से क्यों नहीं रखा? तो बोले यदि मैं अपना ये केस लड़ता तो मरने से ही इंकलाबियों का पक्ष मजबूत होता है, यदि मैं अपना बचाव कर लेता तो इंकलाब नहीं आता, ये बोला उन्होंने। और उनके चरणदास भी उनको बहुत अच्छी तरह से, वार्डन उनको जानते थे, रो दिए। उनके पेन पेंसिल ला के अपने पास वो रखते हैं उनकी याद में, और उनको देख के रो पड़ते हैं सारे लोगों ने कि इतना छोटा एक साहसी है। जब वो फांसी के लिए ले जाते हैं तो तीनों लोग गले में हाथ डाल के जाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला करके गाना गाते हैं तीनों। बीच में भगत सिंह रहते हैं। भगत सिंह बोलते हैं कि तुम भगत सिंह से जगह राजगुरु बोलते हैं कि तुम भगवान का नाम लो। तो वो बोलते हैं मैं भगवान का नाम क्यों लूँ? बोले अब नहीं लेता आखिरी समय में, क्योंकि यदि मैं अभी लूँगा तो भगवान ये सोचेंगे अभी तक तो ये मुझे गाली देता था, गरीबों के लिए हमेशा ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ये कहता था, और अब मेरे पास जब माफ़ी मांगने और मेरे से भीख मांगने आया है तो मैं नहीं मांगूंगा, ये बोलते हैं। और राजगुरु उनसे बोलते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे, उनके कान में बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी अब मिलेंगे। फिर इस तरह से तीनों एक दूसरे से बात करते हैं, और तीनों गले में मिलके फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। और डरी हुई, डरपोक, स्वार्थी, कमीनी, लुटेरी जो सरकार थी उसने फांसी दिया, और उनको इतनी डरी हुई जो सरकार थी जिसको दीवार तोड़ के उनके अंतिम
उनकी शक्ति इतनी पावरफुल थी कि उनकी उसको निकालने के लिए उनको जेल की दीवार तोड़ के ट्रक बाहर निकालना पड़ा। इससे अंदाज करो कि वर्ल्ड पे राज करने वाली अंग्रेज सरकार कितनी कमज़ोर थी। ये मेरा आज को बताने का मतलब था। तो आप बच्चों, आपको क्या शिक्षा मिली? मैं ये नहीं कहती कि सभी भगत सिंह बन जाएँ, ये बन जाएँ। मेरा बताने का मतलब ये था कि हम अपने चरित्र में थोड़ी-थोड़ी अच्छाइयों को इनकी इनकी देख के, सुन के सीखें और ढालें। क्योंकि हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्यार हम नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा? दूसरा तो लूटने के लिए आता है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आता है। हमारे देश की रक्षा हम ही करेंगे, अपने बच्चों की, अपनी लेडीज़ की, सबकी और सम्मान से हम रहेंगे। अब आज की परिस्थिति में आप मेज़रमेंट करके देखिए, तो हम वर्ल्ड के सबसे शांत, सबसे सहनशील, सबसे अच्छी एक सिस्टम में रहने वाले हम लोग हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, मिडल ईस्ट, ईरान, पाकिस्तान का हाल देख लो जो हमारे साथ हुआ था। आज एक-दूसरे को खुद ही काट मार रहे हैं, दया नहीं है। तो इतना कह के मैं आपसे विराम लेती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप एक अच्छे नागरिक बन जाएँगे। भगत सिंह का एक बताती हूँ कि उन्होंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ना बंद कर दिया, नहीं लिया था। वो ये कहते थे कि ये अंग्रेज़ों के पैसे से ये सरकार स्कूल चल रहे हैं, इसलिए हम शिक्षा भी नहीं लेंगे। उन्होंने स्कूल छोड़ के और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। ये उनका चरित्र था और देशभक्ति थी। जय हिंद।